तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं कि इस समय हम सीटेट जो कि जनवरी 2 में होने वाला है, सीटेट 2024 का प्रिपरेशन हम लोग बाई प्रैक्टिस सेट के द्वारा करवा रहे हैं। तो आज इसके अंतर्गत हम जो है मनोविज्ञान में कुछ प्रश्नों को लेने वाले हैं, जो कि प्रश्न लेव वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और जीन पियाजे पर आधारित प्रश्न है, जो कि हर बार किसी न किसी परीक्षा में मतलब कि सीटेट हो या फिर टेट हो में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पेन और कॉपी लेकर आप रेडी रहिए, क्योंकि हम पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से पूरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। और यदि इसके दौरान आपको कुछ लगे कि महत्वपूर्ण है तो आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इसके अंतर्गत ऑप्शन है दोस्तों हमारा संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी वाला ऑप्शन है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा सही, वो हमारा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो दोस्तों इनका एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो चारों अवस्थाएं हैं, ये चारों अवस्थाएं हमारे जीन पियाजे द्वारा बताई गई अवस्थाएं हैं। और इसमें दोस्तों जो हमारी संवेदी गामक अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक अपने वातावरण को समझने के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। शिशु या दोस्तों कह सकते हैं कि शिशु अपने शरीर का प्रयोग करते हुए वस्तुओं के पहचान करने की कोशिश करता है। जैसे दोस्तों यदि इस अवस्था में आपके सामने कोई शिशु होगा, जो कि दोस्तों सबसे पहले बता दें कि इस अवस्था में जो शिशु होता है उसकी उम्र जो होती है वो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। तो वह वस्तुओं को जो है टच करके उसको, देखिए आप अगर किसी वस्तु को कोई खिलौना दे देंगे तो वह खिलौना क्या करता है, बस उसको टच करता है, उसको अपने मुख में डालता है। इन सब क्रियाओं के माध्यम से वह चीज़ों की पहचान करता है। इसके अलावा दोस्तों इस अवस्था में शिशु देखकर, सुनकर, छूकर, गंध के द्वारा, स्वाद के द्वारा भी ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ये दोस्तों हमारा है संवेदी प्रेरक अवस्था। इसको हम दोस्तों संवेदी गामक अवस्था भी कह सकते हैं। दूसरा है इसमें हमारा औपचारिक अवस्था। तो अगर हम दोस्तों औपचारिक अवस्था की बात करें तो इस अवस्था में तो दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जीन पियाजे ने बताया कि यह क्षमता शिक्षार्थियों में जन्मजात शक्ति या जन्मजात का मतलब है जैसे आनुवांशिकता के द्वारा पैदा होती है, जिसमें पर्यावरण और परिपक्वता की अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवधि पियाजे के वर्गीकरण की अंतिम अवस्था है, जो लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और लगभग 15 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। यह एक तार्किक दृष्टिकोण संक्रिया पर कार्य करती है। दोस्तों इसके बाद है हमारा मूर्त संक्रियात्मक। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम इसमें बताएं कि आयु क्या होती है बच्चे की, या आयु सीमा क्या होती है, तो इसमें जो बच्चा होता है वह 7 वर्ष से 11 वर्ष का होता है। और इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। या दोस्तों कह सकते हैं कि बालक के चिंतन व तर्क में क्रमबद्धता आ जाती है। उस वस्तु के आधार पर, जैसे मतलब किसी वस्तु के बारे में अगर वह डिफाइन करता है या किसी वस्तु के बारे में वह सोचता है, तो उसके बारे में वह चिंतन कर सकता है या उसके बारे में वह तर्क कर सकता है। उसके तर्कों में क्रमबद्धता आ जाती है। बालक के चिंतन में पलटवारी गुणों का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक को संख्याओं का पूर्ण बोध हो जाता है। या कह सकते हैं दोस्तों बालक लंबाई, चौड़ाई, वजन तथा तत्व के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर लेता है। अगला ऑप्शन हमारा डी है दोस्तों। तो ये है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बता, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों 2 वर्ष से 7 वर्ष। थोड़ा इसके बारे में हम आपको डीपली बता देते हैं दोस्तों। इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं को पियाजे ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो था हमारा पूर्व
प्रत्यात्मक काल जो कि 2 वर्ष से 4 वर्ष तक होता है, और दूसरा है हमारा आंत प्रज्ञ काल, या इसी को दोस्तों अंतरदर्शी अवधि के नाम से भी जानते हैं, और यह होता है 4 से 7 वर्ष तक। तो दोस्तों इन्होंने अपने पूर्व प्रत्यात्मक काल में सूचकता का विकास के बारे में बताया कि बालक का यह समझना कि शब्द प्रतिमा व चिंतन किस चीज के लिए किया जाता है। पियाजे ने 2 तरह की सूचकता पर जोर दिया है, पहला है संकेत और दूसरा है चिन्ह। पियाजे का मानना था कि संकेत व चिन्ह पूर्व प्रत्यात्मक काल के चिंतन के महत्वपूर्ण आधार होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसमें कि इनके जो है दूसरा जो टाइप बताया इसके अंतर्गत, जिसको कहते हैं आंत प्रज्ञ काल, इसके अंतर्गत दोस्तों बताया उन्होंने कि आंत प्रज्ञ या अंतरदर्शी चिंतन एक प्रकार का चिंतन है जिसमें बालक जैसा देखता है वैसा ही मानने लगता है, वह घटना तथा कार्य के पीछे के रहस्यों को नहीं जान पाता। जैसे अगर इसके उदाहरण के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका उदाहरण हो सकता है कि यदि बालक इस अवस्था में जोड़ना घटाना या कह सकते हैं गुणा भाग आदि सीख भी जाता है तो भी वह उसके पीछे के रहस्य को नहीं जानता है। इस अवस्था में पलटवारी गुणों का अभाव होता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारा इसमें एक्सप्लेनेशन था। यदि एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो इसको जो है वीडियो को और स्लो वे में करके एक्सप्लेनेशन को आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत हमारा दूसरा प्रश्न है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है उद्देश्यों को, दूसरा ऑप्शन है हमारा दूसरों को, तीसरा ऑप्शन हमारा प्रेरकों को, और चौथा ऑप्शन है हमारा आवश्यकताओं को। तो इसके अंतर्गत दोस्तों अगर हम बात करें तो समायोजन से तात्पर्य, फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो दोस्तों किसको संतुष्ट किया जा सके, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो होगा आवश्यकताओं को। इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, आवश्यकताओं को। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो दोस्तों पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है के बारे में पूछ रहा है, मतलब इसमें से कौन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो करेक्ट है लेकिन एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो वो दोस्तों कौन सा नहीं है उसके बारे में हम आपको बता दें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम ऑप्शन को रीड कर लेते हैं। ऑप्शन हमारा है सामाजिक संचरण, दूसरा है संतुलनीकरण, तीसरा है अनुभव, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है तो वहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही है जो कि है सामाजिक संचरण। इसके आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों हम यहाँ पर अगले प्रश्न पर चलते हैं और यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, अब देखिए दोस्तों पियाजे ने क्या कहा है, इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बारी बारी से हम चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं, फिर जो आंसर होगा उसको हम सही बताकर उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला है, कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अत्यधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। ऑप्शन बी है, कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। अगला है दोस्तों हमारा सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ऑप्शन अगला है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत देखिए कहा कि पियाजे ने कहा, तो इसमें दोस्तों हमारे तीनों ए बी सी और तीनों हमारे यहाँ पर क्या है, गलत है। इसमें जो हमारा करेक्ट उत्तर है वो है ऑप्शन डी। इसमें से लिखा क्या है ऑप्शन डी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इन्होंने कहा क्या था, इन्होंने कहा क्या कि मतलब ऐसे कह सकते हैं, जीन पियाजे ने कहा है कि मनुष्य बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण तथा वर्गीकरण करता है ताकि वह वातावरण से अनुकूलन कर सके। दोस्तों इसके साथ ही उन्होंने
और दोस्तों इनके बारे में एक बात हम और बताना चाहेंगे कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की दो विशेषताएं बताई थी। एक विशेषता थी संगठन और दूसरा विशेषता थी अनुकूलन। साथ ही साथ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में हम और बता देते हैं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रयोग अपने ही 3 बच्चों पर किया था दोस्तों, और इनके तीनों बच्चों का जो नाम था, पहले बच्चे का नाम था लॉरेंट, दूसरे बच्चे का नाम था ल्यूसीन तथा तीसरे बच्चे का नाम था जैकलीन। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, और वो है कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो दोस्तों इस अवस्था के बारे में, आयु के बारे में पूछा जा रहा हमसे। तो इस अवस्था में हमारा ऑप्शन ए है 7 से 12 वर्ष तक, बी है हमारा जन्म से 2 वर्ष तक, सी है हमारा 2 से 7 वर्ष तक, और डी है हमारा 12 से वयस्क तक। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देते हैं कि इन्होंने जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई थी, उन 4 अवस्थाओं में दोस्तों पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था, जो कि होती है जन्म से 2 वर्ष तक। इसके बाद उन्होंने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। इसके बाद इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया, जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। और इसके बाद इन्होंने एक लास्ट वाला बताया, जो कि था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और यह 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो दोस्तों अभी देखिए हमने बताया ना कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहां से कहां तक होती है, 7 से 11 या 12 वर्ष तक दोस्तों कह सकते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों 7 से 11 तो मिल नहीं रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में हमारा 7 से 11 12 वर्ष तक लिया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 6, मतलब हमारा अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 6 है, और इसमें प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हमारा 4 है। ऑप्शन ए है संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था, बी है पूर्व संकार्य अवस्था, सी है मूर्त संकार्य अवस्था, डी है हमारा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो करेक्ट उत्तर है वो है यहाँ पर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चूंकि दोस्तों एक चीज और बता दें, इन अवस्थाओं को और निम्न नामों मतलब से भी हम कह सकते हैं, जैसे अपसारी चिंतन है, या तार्किक चिंतन परिपक्व है, या अमूर्त चिंतन है, या निगमनात्मक चिंतन के बारे में भी बताए थे दोस्तों ये इस अवस्था में। तो यही सब इसमें हमारा करेक्ट होगा। बाकी दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा करेक्ट होगा कौन सा होगा, डी वाला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 7, वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह, ऑप्शन है हमारा दोस्तों ए इंद्रिय जनित अवस्था में, पूर्व क्रिया अवस्था में हो, मूर्त क्रिया अवस्था में हो, और डी हमारा है औपचारिक क्रिया अवस्था में हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मूर्त क्रिया अवस्था में। और जस्ट दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था के बाद, और बताया क्या दोस्तों, हमने बताया कि बालक के चिंतन व तर्क में क्रमबद्धता आ जाती है। तो दोस्तों वही तो कह रहा है, वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता। तो क्रमबद्धता मतलब क्या हो गया, क्रम से कोई भी चीज आप हो उसको क्या कर सकता है, आप क्रम से लगा सकता है। तो क्रमबद्धता आ जाती है उसके अंतर्गत, उसके अंदर, और इसको दोस्तों हम कहते हैं मूर्त क्रिया अवस्था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 8 हमारा है दोस्तों, जीन प्याजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना ब्रैकेट में विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होता है कहलाता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहले हम दोस्तों ऑप्शन एक बार पढ़ देते हैं, फिर जो करेक्ट होगा वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन है ए संवेदी मोटर अवस्था, बी है साकार मूर्त अवस्था, सी है संचालन पूर्व अवस्था और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा करेक्ट होगा वो हमारा करेक्ट है संवेदी मोटर अवस्था। दोस्तों संवेदी मोटर अवस्था को ही हम संवेदी गामक अवस्था भी कह सकते हैं। और दोस्तों संवेदी गामक अवस्था के बारे में हमने पूरा आपको डिटेल बता दिया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 9 में है, अपने आसपास के वातावरण ब्रैकेट में माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने या ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला वैज्ञानिक था। तो दोस्तों इसमें हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कौन वैज्ञानिक थे? जीन प्याजे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 10 है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो दोस्तों इसमें अगर हम सर्वोत्तम मार्ग की बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना। तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप स्वयं ही सोच सकते हैं दोस्तों कि अगर हमें बच्चों में नैतिकता की स्थापना करनी है तो उसके लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होगा? उसके लिए सर्वोत्तम मार्ग ये होगा दोस्तों कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्योंकि दोस्तों आज के समय में जो शिक्षक होता है वह देखिए, शिक्षा दोस्तों आप जानते ही होंगे कि शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित है। तो यहाँ पर जो शिक्षक होगा अर्थात जो अध्यापक होगा वो अगर आदर्श रूप से व्यवहार करेगा तो सारे के सारे गुण बच्चे भी उसको ग्रहण करेंगे। तो अगर हमें नैतिकता की स्थापना बच्चे के अंदर करनी है तो इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा मार्ग हमारा क्या है कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया था। तो दोस्तों अभी जस्ट हमने बताया कि प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा गया था दोस्तों। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? संवेदी गामक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 भागों में। चलिए दोस्तों हम आगे हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस अवधि तक मानी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन बी है हमारा 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन सी है हमारा 2 से 7 वर्ष और ऑप्शन डी हमारा है 11 से 15 वर्ष। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो 7 से 11 वर्ष वाला होता है इसको हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद 2 से 7 वर्ष को दोस्तों हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 0 से 2 वर्ष को हम संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। तो दोस्तों 11 से 15 वर्ष ही हमारा बचा हुआ है जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और यहाँ पर देखिए हम टिक भी कर दे रहे हैं ऑप्शन डी, 11 से 15 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो दोस्तों मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? अगर हम यहाँ पर सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा हमारा 13 का ऑप्शन नंबर सी, 7 से 11 वर्ष। दोस्तों क्या होगा? 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष के दौरान ही दोस्तों प्याजे के अनुसार मूर्त
संक्रियाओं का जो स्तर होता है, इसकी अवधि में क्या होता है, ये धीरे धीरे कमी आती है या घटित होती चली जाती है, घटती चली जाती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा आ गया है प्रश्नोत्तर नंबर 14 और इसमें जो है अब हम वाइगोत्स्की के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पहले हम वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ी सी जो है जानकारी आपको देना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, वाइगोत्स्की का जो पूरा नाम था, उनका पूरा नाम था लेव सिमनोथ वाइगोत्स्की। और दोस्तों अगर हम इनके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो ये दोस्तों कहाँ के निवासी थे, ये निवासी थे रूस के। इनका प्रमुख सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। उन्होंने कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखे थे, जिसमें दो पुस्तकें लिखे थे दोस्तों। इसमें पहला पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट और दूसरा पुस्तक था लैंग्वेज एंड थॉट। तो दोस्तों इनको जो है मतलब इनका एक पासवर्ड था, उस पासवर्ड का नाम अगर हम बता दें तो उसके पासवर्ड का नाम था सामाजिक अंतःक्रिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम अब प्रश्न पे आ जाते हैं अपने, और यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि ऑप्शन ए है यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है, ऑप्शन बी है यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, ऑप्शन सी है यह सरकार की आनुवांशिकी के कारण होता है, और ऑप्शन डी हमारा है औपचारिक शिक्षा का उत्पादन होता है। तो दोस्तों वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में जो कहा था, वो कहा था कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पादन होता है दोस्तों इसमें। और जस्ट अभी हमने पासवर्ड के रूप में बताया कि दोस्तों लेव सिमनोथ वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत को दिया था, और इसके अंतर्गत दोस्तों उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया था। तो दोस्तों इसके चलते हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रश्न आ गया है 15 नंबर का, और 15 नंबर के हम प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न को रीड करते हैं। प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ए कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, बी है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, सी है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और डी है फ्रायड का मानसिक यौन विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, आई होप मैं पूरी तरीके से आशा करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि इसके अंतर कौन सा सही होगा। इसके अंतर्गत दोस्तों देखिए सबसे पहले प्रश्न पे बात करते हैं। 4 चरणों के बारे में हमने बताया कि किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चल दोस्तों यहाँ पर हमारा आ गया है प्रश्न नंबर 16, और प्रश्न नंबर 16 हमारा है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरण के संबंध में सही कथन है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन है, औपचारिक संचालन प्रक्रिया, बी है सेंसरी तंत्रिका तत्व, सी है मूर्त संचालन प्रक्रिया, डी है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया। तो दोस्तों इसमें जो हमारा करेक्ट उत्तर होगा वो होगा मूर्त संचालन प्रक्रिया। क्या होगा दोस्तों इसमें उत्तर, मूर्त संचालन प्रक्रिया। दोस्तों एक बच्चा मूर्त संचालन प्रक्रिया के दौरान ही घटनाओं और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप ऐसे चाहे तो नोट कर लीजिए कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, यह पियाजे का जो है दोस्तों कौन सा चरण है, मूर्त संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। दोस्तों चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 17 है, और इसमें है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी सक्रियात्मक अवस्था होती है। दोस्तों हमने इसका एक्सप्लेनेशन आपको इस अभी तक के इतने लेक्चर में 2 बार दे चुके हैं हम दोस्तों, और आई होप मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आंसर भी पता चल गया होगा। और दोस्तों ऑप्शन क्या होगा, जन्म से 2 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने ले लिया है प्रश्न नंबर 18, और यह दोस्तों हम कहें तो यह बहुत ही समझिए कि एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इम्पॉर्टेंट है। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी, क्या है दोस्तों, चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो।
उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है, यह उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर यह किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो 4 ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन ए है सम्मिलन, बी है संरक्षण, सी है समायोजन और यहाँ पर ऑप्शन डी है दोस्तों वस्तु का प्रदर्शन। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें तो इसमें हमारा जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन ए सम्मिलन। दोस्तों इसको आप लर्न कर लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए एकदम कि दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न आए, जैसे दोस्तों हम यहाँ पर एक उदाहरण इसका और आपको देना चाहेंगे। उदाहरण के दौरान हम दोस्तों बता दें कि जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और उस बच्चे को अगर कहा जाए, जैसे मान लीजिए वो अपनी मम्मी के साथ मार्केट जा रहा है और मार्केट जाते समय उसने रास्ते में क्या देखा? एक डॉगी देखा, ठीक है। अब डॉगी किस कलर का था? वाइट कलर का था और उसके पूंछ थे, उसके 2 कान थे, 2 आंखें थी, 4 पैर थे, ये सब तो दोस्तों आप जानते ही हैं। बच्चे ने उसको देखा और उसको जिज्ञासा पैदा हुई तो अपनी मम्मी से उसने पूछा कि मम्मी ये क्या है? उसकी मम्मी ने बताया कि बेटा ये जो है एक डॉगी है, ठीक है। दोस्तों दूसरे दिन भी क्या करता है, वो अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाता है। अब उसने क्या किया, अपने दिमाग में तो सेट है उसके कि वो क्या था, ऐसे इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसको क्या कहते हैं? डॉगी कहते हैं, कुत्ता कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगले दिन जब वह जा रहा था तो उसने कुछ व्यक्तियों को देखा कि उसमें कुछ बकरी चरा रहे थे और एक बकरी थी जो सफ़ेद कलर की थी। तो दोस्तों उसने देखा और मम्मी से कहा मम्मी वो देखो क्या है? कुत्ता है। लेकिन तो उसने क्या किया दोस्तों, उसने अपने पूर्व ज्ञान को अपने नए ज्ञान में जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि दोस्तों उससे पहले ज्ञान क्या प्राप्त किया कि इस उसकी मम्मी के अनुसार उसने जो बताया था उसके अनुसार वो क्या था? एक कुत्ता था। लेकिन उसने अपने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ा और मम्मी से कहा मम्मी वो देखिए क्या है? एक कुत्ता है। लेकिन फिर उसकी मम्मी ने बताया कि बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये क्या है? बकरी है। तो दोस्तों ये इस टाइप के जो भी उदाहरण अगर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे के सारे सम्मिलन के अंतर्गत आते हैं। आगे चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें है प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। तो दोस्तों यह भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके लिए हम इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख दे रहे हैं और आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो 4 ऑप्शन हमारे क्या क्या है। सबसे पहली है संवेदी पेशीय अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष और हमारा डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो दोस्तों अगर हम इसमें सही उत्तर की बात करें ना तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो 19 का सी वाला दोस्तों करेक्ट होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था उम्र क्या है इसमें दोस्तों? 11 से 15 वर्ष। तो दोस्तों इस चीज को आप याद रखेंगे। प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर, ठीक है ना, अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो दोस्तों वो 11 से 15 वर्ष के जब हो जाता है तो इन अवस्थाओं में वह उसके पास क्या क्या आ जाती है? अमूर्त चिंतन करने लगता है। अर्थात दोस्तों वो किसी के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से सोच सकता है। अगर यह उसके बारे में बता दिया जाए, मतलब उसको कह दिया जाए कि मान लीजिए गाय के बारे में बताया जा रहा है तो वहाँ पर बैठे बैठे ही गाय के बारे में पूरा सोच सकता है कि उसके 2 कान होते हैं, 2 आँख होते हैं, 4 पैर, पूंछ, कलर वगैरह सब कुछ इमेजिन कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों वह समस्याओं का समाधान करना सीख जाता है। उसके सामने यदि कोई समस्याएं आ जाती हैं तो उन समस्याओं से निकलना वह सीख जाता है। तो दोस्तों यह किस वर्ष में डेवलप होता है? 11 से 15। और यह जो है प्याजे का कौन सा चरण है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा है प्रश्न उत्तर नंबर 20 और इसमें जो है प्रश्न है हमारा उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए द्रव्यमान, बी संख्या, सी हमारा द्रव्यमान और संख्या, डी है हमारा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा करेक्ट है वो हमारा करेक्ट है डी वाला। डी वाला क्या है दोस्तों? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। तो दोस्तों भौतिक वस्तुओं के उन द्रव्यमान में, उनकी संख्या में, उनके क्षेत्र में, ऐसे चीज़ों के बारे में वह परिवर्तन समझने लगता है। तो दोस्तों और ये कब डेवलप होता है? उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने ले लिया है प्रश्न नंबर
21। और प्रश्न नंबर 21 में है दोस्तों, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था। दोस्तों विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष, हमने क्या बताया है, इस अवस्था को हम कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। ठीक है दोस्तों, के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम आपको पहले बता दें, चलिए ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं फिर बताते हैं। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा और निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो दोस्तों अभी जस्ट हमने बताया कि संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होता है और इस अवस्था में बालक अपने वातावरण को समझने के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है दोस्तों, अर्थात अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है। बाकी तीनों दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। देखिए अमूर्त तरीके से चिंतन, वो अभी हमने जस्ट बताया कि अमूर्त तरीके से चिंतन दोस्तों वो अपने एकदम अंतिम अवस्था में करता है, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 11 से 15 वर्ष तक होता है। तो दोस्तों अमूर्त तरीके से तो चिंतन बच्चा इस अवस्था में नहीं कर पाएगा। दूसरा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो दोस्तों इस अवस्था में भी बच्चा जो है भाषा का जो नया अर्जन है ये नहीं कर पाएगा, उसका अनुप्रयोग भी नहीं कर पाएगा वो दोस्तों। और लास्ट वाला क्या है, निष्क्रिय शब्दों को समझने में, अर्थात न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा। तो दोस्तों ये तो 100% एकदम रॉन्ग है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट जो होगा वो होगा इंद्रियों द्वारा के प्रयोग द्वारा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 22, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों एक बार हम लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में हम आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहेंगे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग दोस्तों मूल जर्मनी के जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्हें मनोवैज्ञानिक में मुख्यतः उनके बाल विकास के नैतिक विकास के सिद्धांत को देने के लिए जाना जाता है। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं दोस्तों, तो कोहलबर्ग का यह प्रसिद्ध सिद्धांत नैतिक दुविधा पर आधारित है। चौथा पॉइंट दोस्तों अगर हम कहें तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास सीधी रेखा में ना होकर नैतिक दुविधा से गुजरकर होता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम इनके बारे में कुछ और बताएं तो कोहलबर्ग का यह सिद्धांत हिंज नामक एक व्यक्ति के अध्ययन पर आधारित है, जिनकी पत्नी को एक प्रकार का कैंसर था। और इनके बारे में हम बताएं दोस्तों तो कोहलबर्ग के प्रयोग में 10 से 16 वर्ष के सिर्फ बालकों को सम्मिलित किया गया था। इसके बारे में अगर हम और डिटेल में आपको बताएं दोस्तों, कोहलबर्ग ने अपना यह सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट में प्रकाशित किया। तो दोस्तों आप इसको तुरंत लिख लीजिए, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका क्या नाम था, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इसके बाद दोस्तों कोहलबर्ग ने एक और बात बताई, कोहलबर्ग के सिद्धांत को समझने के लिए उनके 3 शब्दों को समझना अत्यंत जरूरी है। वो 3 शब्द कौन थे दोस्तों, पहला शब्द था नैतिक दुविधा, दूसरा शब्द था नैतिक तर्कणा और तीसरा शब्द था नैतिक कार्यवाही। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम प्रश्नों को करवा रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में और नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम इस पे शीघ्र ही जो है लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की पर, बीएफ स्किनर पर एक लेक्चर लेकर आएंगे, जो कि अलग अलग लेक्चर के द्वारा जो है हम इनको पूरा डिटेल में आपको बता देंगे, जो कि हर बार किसी न किसी रूप में एग्जाम में ये लोग आते हैं और खूब सारे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अपने प्रश्न पर आ जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा नैतिक। दोस्तों शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, नैतिक है और गामक है। तो संज्ञानात्मक तो दोस्तों जान ही गए, जीन पियाजे का हो गया। बाकी नैतिक इसमें सही होगा, क्योंकि जस्ट अभी हमने दोस्तों बताया कि कोहलबर्ग जो है वो नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों हमने क्या बताया, इसमें कौन सा सही होगा, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, नैतिक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन है स्किनर द्वारा, एरिक्सन द्वारा, सी पियाजे द्वारा और डी कोहलबर्ग द्वारा। आई होप दोस्तों आपको इसका उत्तर पता चल गया होगा, क्योंकि 4 अवस्थाओं की विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कौन कराया था दोस्तों, जीन पियाजे ने। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन पियाजे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हम आ गए 24 पे, और 24 हमारा ये है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों फिर से हम आपको बता देते हैं, और हमें पता है कि आप इसका उत्तर कर दिए होंगे। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि जस्ट हमने दोस्तों बताया कि अमूर्त चिंतन बच्चे में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अर्थात 12 वर्ष या इससे ऊपर ही जो है डेवलप होता है, इसके नीचे तो नहीं डेवलप होगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, और इसमें हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आ गए 25 पर, और 25 पर बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट है, और ये किसका स्टेटमेंट है, इसका श्रेय को जाता है। तो दोस्तों इसका श्रेय किसको जाता है, यहाँ पर देखिए बाय मिस्टेक ऑप्शन वहाँ पर लग गया है पावलोव, वहाँ पर यहाँ से शुरू होना चाहिए था। ऑप्शन ए पावलोव है, ऑप्शन बी स्किनर है, ऑप्शन सी हमारा कोहलबर्ग है, और ऑप्शन डी हमारा प्याजे है। वो थोड़ा सा दोस्तों ना क्या कहते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। देखिए बी वाले में स्किनर और प्याजे दोनों हो गए हैं, लेकिन वो सिर्फ स्किनर है, सी में कोहलबर्ग है, और डी में हमारा प्याजे है। तो दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह श्रेय किसको जाता है, यह श्रेय दोस्तों जीन प्याजे को जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, और दोस्तों यहाँ पर हम आ गए 26 पर, और 26 वाला प्रश्न हमारा ये है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फिर माइनर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर धार्मिक शिक्षा देकर इसमें ऐड हो गया है, जबकि ये ऑप्शन के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा धार्मिक शिक्षा देकर, ऑप्शन बी हमारा व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, सी हमारा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, और डी हमारा है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। तो दोस्तों हमने बताया कि शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित है, और कठोर निर्देश, ठीक है, ये सीटेट इसको क्या मानता है, इसको एक निगेटिव वर्ड के रूप में देखता है, क्योंकि दोस्तों हम बच्चों के साथ कठोरता जैसे दंड, ये जब जो हमारे शब्द होते हैं इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर बच्चे में नैतिक का विकास करना है, तो उसके लिए आप उसको नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में यदि उन्हें शामिल करेंगे, तो ये सबसे बेटर ऑप्शन होगा दोस्तों, उनमें जो है नैतिकता का विकास करने का। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सही हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। चलिए आगे चलते। अगला है दोस्तों हमारा 27, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, समावेशन, बी है समायोजन, सी है स्कीमा, और डी है प्रत्यक्षण। तो दोस्तों इसमें हमारा जो करेक्ट है वो हमारा ऑप्शन बी है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, ऑप्शन बी समायोजन। दोस्तों क्या है हमारा समायोजन। अब आइए दोस्तों हम बता ही देते हैं कि समायोजन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर समायोजन जो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, उसके बारे में हम आपको बता दें। तो इसमें दोस्तों हमारा जो समायोजन क्या होता है, जीन प्याजे ने बताया कि समायोजन, जिसको इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं, एकोमोडेशन भी कहते हैं, और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है मैं बहुत आराम से इसका एक डिफिनीशन बता देता हूँ, आप इसको चाहें तो लिख लीजिए। समायोजन होता क्या दोस्तों, देखिए ये कह सकते हैं कि नई जानकारी मिलने के कारण, जैसे कोई नई जानकारी आपको मिल रही है तो उसके कारण पुरानी जानकारी के गलत होने या दोनों सूचनाओं में विरोध होने पर समायोजन करना। जैसे दोस्तों हम एक उदाहरण दे देते हैं तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों स्वाद लेने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने कोई किसी जो खिलाया गया, तो स्वाद लेने के बाद आप जान जाते हैं ना वो क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कपूर खिला दिया जाए, या किसी व्यक्ति को जो है कोई मीठा उठा वाला चूरन खिला दिया जाए, तो स्वाद लेने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, कपूर एवं चूरन की गोली में हम क्या कर पाएंगे, अंतर स्पष्ट कर पाएंगे दोस्तों। स्वाद लेने के बाद, अब जैसे मान लीजिए स्वाद ले लिया हमने, तो कपूर की एक गोली रखी है सफेद कलर की, एक गोली टॉफी की रखी हुई है, तो दोस्तों अब हम देख के जो है क्या कर पाएंगे, उसमें अंतर स्पष्ट कर पाएंगे कि ये जो है कपूर की गोली है और ये क्या है, किसी मिठाई की गोली है। तो दोस्तों यही कहलाता है समायोजन। स्कीमा भी हम दोस्तों आपको बताना चाहेंगे। स्कीमा क्या है दोस्तों, तो यह क्या होता है, इस किसी कार्य को करने का सही क्रम ही स्कीमा कहलाता है दोस्तों। जैसे बॉडमॉस के आधार पर प्रश्नों को हल करना,
ठीक है ना, समझ में आया। जैसे बॉडमास के आधार पे हम प्रश्नों को हल करते हैं ना, तो यही क्या है, किसी कार्य को करने का सही क्रम है। बॉडमास में क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसके द्वारा हम एक क्रम में जो है चीज़ों को जो है सॉल्व करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा यही कहलाता है स्कीमा। चलिए दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं, और आगे हमारा है प्रश्नोत्तर नंबर 28। और इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसे दोस्तों, हम क्या कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या ब्रैकेट में कह सकते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, ऑप्शन बी है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, सामाजिक मुद्दों से सरोकार, ऑप्शन सी है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, ऑप्शन डी हमारा सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो दोस्तों इसको आप रट डालिए एकदम, क्योंकि हमने बताया ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एकदम अच्छा प्रश्न है, जो कि इस बार चांस भी बन रहा है कि ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों। तो इसमें हमारा सही होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट है वो ऑप्शन बी है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, और यहाँ पर क्या बताया हमने, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कारक बताए गए हैं, जिसमें है नैतिक, बी है आनुवांशिक, सी है शारीरिक और डी है हमारा क्या, सामाजिक। तो दोस्तों अभी हमने थोड़ा एक्सप्लेनेशन के बारे में दिया था कि लेब सिमनॉथ वाइगोत्स्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिए थे दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सामाजिक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, और दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता सीटेट का। और दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि हम साइंस का जो है हमारे इस पे जो है प्रैक्टिस चल रहा है कंटिन्यू, इसके साथ ही साथ मैथ का भी चल ही रहा है, और आज से इसमें मनोविज्ञान हमने ऐड ही कर दिया है। फर्दर हम एक दो दिन में हिंदी के भी प्रैक्टिस को लेकर ऐड आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मौका है, आप एक बार जुड़ के देखिए। इस बार हमारा पूरा जो है कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों, 30x30 सीरीज को जो हम कर चल रहे हैं, इसमें आपको सफलता दिलवाना। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें तो वाकई में हम आपको बता देते हैं कि 30 आउट ऑफ 30 आपको 100% मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अपने प्रश्न नंबर 30 को लेते हैं और आज के सेशन की अंत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 30 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो है ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ऑप्शन बी है व्यक्तिगता और विनिमय, ऑप्शन सी है अच्छे अंतः व्यक्ति संबंध, और ऑप्शन डी है यहाँ पर हमारा सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ऑप्शन दिखा दें, और इसमें दोस्तों कोई दो सही है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिया गया है, ऑप्शन ए में ए और बी दोनों, बी में ऑप्शन बी में बी और डी, ऑप्शन सी में ए और डी, और ऑप्शन डी में ए और सी। चलिए दोस्तों एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ के फिर ऑप्शन को पढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सही है। तो फिर क्या है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनके अगर हम चरणों की बात करें तो वो किन चरणों के अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ऑप्शन बी है व्यक्तिगता और विनिमय। तो यही दोनों हमारे एकदम करेक्ट है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तिगता और विनिमय। बाकी दोनों सी और डी दोनों गलत है। तो इसके चलते दोस्तों हमारा यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें देखिए लिखा गया है ए और बी। तो दोस्तों आज के
इस अंतिम प्रश्न के साथ इस सेशन का अंत हम करते हैं। और दोस्तों बस ऐसे ही जो है हमारा जो है सीक्वेंस, ये सीरीज जो हम सीरीज लेकर चल रहे हैं टारगेट सीरीज 30/30, ये कंटिन्यू एग्जाम तक चलता रहेगा। तो दोस्तों अच्छा मौका है, आप हमसे जुड़िए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। थैंक यू।